हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे। चंद्रभान सिंह इंटर कॉलेज इटबहारा गौर बस्ती द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लास में मैं जितेंद्र कुमार जायसवाल। ठीक है, आज मैं आप लोगों के लिए कक्षा 10 के फिजिक्स का जो पहला चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन का पार्ट 2 लेके मैं आया हूँ। पार्ट 1 में आपने प्रकाश के बारे में पढ़ा कि प्रकाश क्या है। तो आपने पढ़ा था कि प्रकाश एक ऊर्जा होती है जिसके द्वारा हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। फिर उसमें आपने प्रकाश के गुण पढ़े। तो आपने कई गुण प्रकाश के पढ़े, जैसे प्रकाश सीधी रेखा में चलती है, प्रकाश निर्वात में भी चल सकती है, प्रकाश अपवर्तन परावर्तन आदि नियमों का पालन करती है। जिस प्रकाश का जो तरंग दैर्घ्य होता है वो 3900 एंगस्ट्रॉम से लेकर 7800 एंगस्ट्रॉम होता है, और प्रकाश की जो निर्वात में चाल होती है वो आपकी 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। ठीक है, फिर उसके बाद आपने प्रकाश का परावर्तन पढ़ा और प्रकाश के परावर्तन के नियमों को आपने पढ़ा। ठीक है, उसमें क्या था कि प्रकाश का परावर्तन क्या था कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी ऐसे समतल पर डाली जाती है या ऐसे तल पर डाली जाती है या ऐसे वस्तु पे डाली जाती है जिसका एक तल पालिश किया होता है और दूसरा तल जो होता है वो परावर्तक तल होता है। ठीक है, तो इसको आप जानते हैं कि इसको क्या बोलते हैं, दर्पण। क्या बोलते हैं, दर्पण। यानी प्रकाश के परावर्तन की घटना हम किस वस्तु द्वारा करते हैं, किसके द्वारा, दर्पण। किसके द्वारा, दर्पण। तो दर्पण होता क्या है, इस भाग में हम लोग दर्पण के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, यानी मिरर और दर्पण होता कितने प्रकार का है ये पढ़ेंगे। साथ में दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, यानी कैसे दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, ठीक है, ये सब पढ़ेंगे। तो पहले हम बात कर लेते हैं कि दर्पण क्या है। तो दर्पण एक ऐसी वस्तु है, प्रायः कांच की होती है, लेकिन अब जो है आर्टिफिशियल युग में अब आप जानते हैं कि दर्पण प्रायः प्लास्टिक और भी प्लास्टिक की भी बनने लगी है, अन्य ठीक है पदार्थों से भी दर्पण बनने लगे हैं। लेकिन परिभाषा जो होती है, दर्पण कांच की बनी वह वस्तु होती है जिस पर एक सतह पर क्या हुआ था, पालिश किया होता है। एक सतह पे क्या हुआ था, पालिश किया होता है, और दूसरा तल कैसा होता है, दूसरी सतह परावर्तक तल होता है। परावर्तक तल का मतलब होता है कि अगर हम परावर्तक तल के सामने खड़े होते हैं तभी हमको अपना प्रतिबिंब दिखाई देता है। ठीक है, अगर हम पालिश किए हुए तल के सामने खड़े होते हैं तो हमें अपना प्रतिबिंब दिखाई नहीं देता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि वह वस्तु जिसका एक तल कैसा हो, पालिश किया गया हो, और दूसरा तल क्या हो, परावर्तक तल हो, तो ऐसी वस्तु को हम क्या कहते हैं, दर्पण कहते हैं। तो हम दर्पण की परिभाषा ऐसे कह सकते हैं, कांच की बनी वह वस्तु जिसकी एक सतह पर पालिश किया गया होता है तथा दूसरी सतह, ठीक है, या तथा दूसरी सतह परावर्तक तल होता है। ठीक है, दर्पण कहलाता है। ठीक है, मतलब कि एक ऐसा हम शीशे का एक ऐसा, ठीक है, कोई वस्तु ले लेंगे, उस पर एक पे पालिश कर देंगे। तो पालिश किए गए कोई वस्तु यहाँ रखी हुई है तो उसका प्रतिबिंब दिखाई नहीं देगा,
पर अगर यहाँ रखी हुई है तो उसका प्रतिबिंब दिखाई देगा। ठीक है। अब दर्पण कितने प्रकार का होता है? तो दर्पण जो होता है वो मुख्यतः दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। पहला जो होता है वो समतल दर्पण प्लेन मिरर, और दूसरा जो होता है गोलीय दर्पण। दूसरा क्या होता है? गोलीय दर्पण। ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं समतल दर्पण, तो समतल दर्पण में एक समतल वस्तु होती है जिसका एक तल क्या हुआ होता है? पॉलिश किया होता है, और दूसरा तल क्या होता है? इसको हम कह सकते हैं कि पॉलिश दार तल, और दूसरा तल क्या होता है? परावर्तक तल। आप इसको याद रखिए और ध्यान दीजिए कि परावर्तक तल के सम्मुख ही वस्तु को रखने पर ही उसका इमेज बनेगा, मतलब प्रतिबिंब बनेगा, अन्यथा इमेज नहीं बनेगा। अब बात करते हैं कि दूसरा जो दर्पण है वो गोलीय दर्पण है। ठीक है। गोलीय दर्पण से क्या मतलब है? किसी एक कोई गोला है, खोखला गोला, उसको आप उसको क्या करें? आप दो भागों में काट दीजिए। तो ये जो आपके भाग हुए, ठीक है, अगर इन भागों पर पॉलिश कर दिया जाए, इन भागों पर पॉलिश कर दिया जाए, तो ये दर्पण आपके गोलीय दर्पण होंगे इस तरीके से। अब अगर हम बात करते हैं कि मान लीजिए इस गोले को दो हिस्सा किया गया, एक हिस्सा आपका ये है और दूसरा हिस्सा भी हम क्या करते हैं? ये। अगर एक हिस्से के अंदर के भाग को, इस भाग को, अंदर के भाग को पॉलिश कर देते हैं, तो अब तो दूसरा तल क्या हो जाएगा? परावर्तक तल हो जाएगा। दूसरा तल कैसा हो जाएगा? परावर्तक तल हो जाएगा। तो इस प्रकार, ठीक है, यानी हम कह सकते हैं, अगर इसकी हम परिभाषा करना चाहें तो हम परिभाषा कुछ इस प्रकार से कर सकते हैं कि ऐसा दर्पण जो कि, ठीक है, एक गोलीय दर्पण हो और अंदर भाग पर धसे भाग जो ऐसा दर्पण जो गोले का एक हिस्सा हो और जिसके धसे हुए भाग पर पॉलिश किया हुआ हो और उभरा हुआ भाग कैसा हो? परावर्तक तल हो। तो उस दर्पण को हम कहते हैं उत्तल दर्पण। ठीक है। दूसरा जो गोलीय दर्पण का भाग है क्या है? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में क्या होता है कि गोलीय का जो कटा हिस्सा होता है, अब की बार उसके उभरे हुए तल पर पॉलिश किया होता है, और जो धसा हुआ तल होता है वो परावर्तक तल होता है। धसा हुआ तल कैसा होता है? परावर्तक तल होता है। और उत्तल लेंस में क्या होता है? उत्तल दर्पण में क्या होता है? उत्तल दर्पण में उभरा हुआ तल परावर्तक होता है, जबकि अवतल में धसा हुआ तल। ठीक है। उत्तल में धसे हुए तल पर पॉलिश किया जाता है, जबकि अवतल में उभरे हुए तल पर पॉलिश किया जाता है। तो हम फिर से एक बात देख लें कि दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। तो दर्पण दो प्रकार के होते हैं, समतल दर्पण, गोलीय दर्पण। ठीक है। गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण। अगर हम समतल दर्पण की बात करें तो किसी समतल प्लेन कांच की प्लेट पर एक तल कैसा होता है? पॉलिश किया होता है, तथा दूसरा तल कैसा होता है? परावर्तक तल। अगर हम बात करते हैं गोलीय दर्पण के उत्तल दर्पण की, तो किसी कटे हुए गोले यानी खोखले गोले के भाग पे अगर इसके जो भाग होंगे, अगर अंदर वाले भाग पर पॉलिश कर दिया जाए और ऊपरा वाला तल कैसा हो? परावर्तक तल हो, तो ऐसा जो दर्पण होगा क्या होगा? उत्तल दर्पण होगा। अवतल दर्पण में क्या होता है कि उभरे हुए तल पर पॉलिश किया होगा है और धसा हुआ तल कैसा होता है? परावर्तक तल होता है। तो इसको कहते हैं अवतल दर्पण। इसको आप नोट करेंगे। ठीक है।
अब दर्पण का जो मुख्य उपयोग होता है वो किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाने के लिए, यानी किसी वस्तु के प्रतिबिंब बनाने के लिए दर्पण का मुख्य उपयोग किया जाता है। ठीक है। अब प्रतिबिंब क्या होता है, तो हम कह सकते हैं गांव की भाषा में हम कह सकते हैं कि प्रतिबिंब जो होता है किसी वस्तु की छाया। पर हम साइंस में क्या कह सकते हैं कि प्रतिबिंब जो है इमेज, वस्तु के किसी बिंदु से चलकर जाने वाली दो या दो से अधिक किरणों, वस्तु के किसी बिंदु से चलकर जाने वाली दो या दो से अधिक किरणें दर्पण से परावर्तन या लेंस से अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती प्रतीत होती हैं उसे वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। पहले इसको देख लीजिए कि मान लीजिए ये कोई दर्पण रखा गया है। ठीक है। दर्पण के सामने यहाँ कोई वस्तु रखी गई है, तो वस्तु से अगर किसी प्रतिबिंब को जानने के लिए तो हमको ये समझना होगा, वैसे वस्तु से तो अनंत किरणें निकलती हैं, लेकिन हम उसकी किसी दो किरणों को हम ऑब्जर्व करेंगे और दो किरणें निकलती हैं। अगर वो किरणें अपवर्तन के पश्चात किसी बिंदु पर मिल जाती हैं, मान लीजिए अपवर्तन के पश्चात इस बिंदु पे मिली, तो यहाँ क्या बनेगा, इमेज बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। अब अगर हम बात करते हैं आगे, हम लेंस के बारे में भी पढ़ेंगे, लेंस के अपवर्तन के पश्चात, लेकिन अभी हम क्या करते हैं यहाँ लेंस के बारे में बातें नहीं करते हैं, क्योंकि अभी हम लोगों ने अपवर्तन के बारे में कोई भी बात नहीं की। ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि अगर प्रतिबिंब, ठीक है, लेंस के द्वारा भी बन सकता है और प्रतिबिंब दर्पण के द्वारा भी बन सकता है। ठीक है। अब कभी कभी क्या होता है कि जो किसी बिंदु से निकलने वाली किरणें कभी कभी मिलती हैं और कभी कभी नहीं मिलती हैं। ठीक है। तो नहीं मिलती है, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि नहीं मिलती हुई प्रतीत होती है। ठीक है। तो उसे हम क्या कह सकते हैं, वस्तु का प्रतिबिंब कह सकते हैं। अब प्रतिबिंब कैसा होता है, दो प्रकार का होता है। देखिए प्रतिबिंब कैसे बनते हैं, अभी यहाँ हम कहिए कि हम ऐसे आपको ओरल बता के हम प्रतिबिंब कैसे बनेगा, तो हम वहाँ हमको बताने में भी और आपको समझने में दोनों दिक्कत होगी। जब इसको हम क्या करेंगे, समतल दर्पण के माध्यम से और गोलीय दर्पण के माध्यम से हम क्या करेंगे, प्रतिबिंब कैसे बनते हैं उसको हम लोग विस्तृत जानकारी लेंगे आगे की वीडियो में। ठीक है। केवल यहाँ आपको ये देखना है कि प्रतिबिंब की परिभाषा क्या होती है। ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि किसी वस्तु से जो दो किरणें निकलती हैं, अगर वो किसी दर्पण पर परावर्तन के पश्चात, ठीक है, किसी बिंदु पर मिले या मिलती हुई प्रतीत हुए, तो हम कह सकते हैं उस वस्तु को, उस बिंदु को क्या कह सकते हैं, उस वस्तु का प्रतिबिंब। अब प्रतिबिंब होता कितने प्रकार का है, तो प्रतिबिंब होता है दो प्रकार का। एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब और एक होता है आभासी प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है उसको पर्दे पे लिया जा सकता है और आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं लिया जा सकता है। ठीक है। आभासी प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, वो दर्पण के सामने बनता है और आभासी प्रतिबिंब क्या होता है, दर्पण के पीछे बनता है। ठीक है। यानी हम यहाँ एक पढ़े हैं कि अगर किसी बिंदु पर मिलती हैं, तो अगर किसी बिंदु पर मिलेगी तो वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा और किसी बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है तो आभासी प्रतिबिंब बनेगा। वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है वो हमेशा उल्टा बनता है और आभासी प्रतिबिंब जो होता है वो क्या होता है, सीधा बनता है। तो शायद अभी जो हम ये बताए हैं, हो सकता है कि वो आप इतना समझ में आपको ना आया हो, लेकिन हम क्या करते हैं कि जब हम दर्पण के माध्यम से आपको प्रतिबिंब का बनना बताएंगे तो आपको समझ में आएगा। तो खैर अभी आप इतना नोट कर लीजिए। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, देखिए अभी आप लोगों ने इमेज पढ़ा, हमको लगता है कि शायद उतना बढ़िया से हो सकता है समझ में ना आया हो, तो हम क्या करते हैं, समतल दर्पण द्वारा कैसे प्रतिबिंब बनता है उसको हम आपको बताते हैं। ठीक है। पहला आप देख लीजिए, ये कोई
आपका एक मिरर है M1 M2, ठीक है। अब चूंकि ये प्लेन मिरर है तो ऐसे में इसका एक मिरर है तो इसका एक भाग कैसा होगा, पॉलिश किया होगा, ठीक है। इसके प्लेन के मध्य बिंदु से होती हुई एक रेखा खींची जाती है जिसको हम कहते हैं मुख्य अक्ष, ठीक है। अब इसी मुख्य अक्ष पर ही कोई वस्तु रखा जाता है। मान लिया यहाँ कोई आपका वस्तु आपका O है, तो यहाँ से हमने बताया था उसमें प्रतिबिंब में कि दो किरणें निकलती हैं, दो या दो से अधिक किरणें, तो इसमें दो किरणें निकलेंगी। पहली किरण निकलेगी जिसको हम आपतित किरण कहेंगे, और आप जानते हैं कि इसमें हम परावर्तन के नियमों का पालन करेंगे और ये किरण क्या होगी, पुनः वापस चली जाएगी, ठीक है। तो ये किरण जो आपकी हो जाएगी आपतित किरण हो जाएगी, और ये किरण कैसी हो जाएगी, परावर्तित किरण। दूसरी एक किरण जाएगी, ठीक है, और फिर वह पुनः वापस आएगी दर्पण से टकरा के। लेकिन ये माना जाता है कि ये किरण आगे तक गई, ठीक है, और ये किरण जो परावर्तित होके निकल गई, ठीक है, सॉरी हाँ, परावर्तित होके निकल गए, उस किरण को पीछे तक बढ़ा देते हैं और ये दर्पण के पीछे किसी बिंदु पर मिलती प्रतीत होती है, ठीक है। इसलिए मिलती प्रतीत होती, इसलिए जो तरीका है वो डॉट डॉट लाइनों से किया जाता है। इसका मतलब ये आपका वस्तु हो गया और ये इसका प्रतिबिंब हो गया, ठीक है। तो ये होता है, ये आपकी होगी, फिर से देख लीजिए, ये आपका कोई वस्तु बिंदु, ठीक है, वस्तु यानी बिंदु वस्तु है जिससे दो किरण निकली, एक किरण निकली दर्पण के किसी बिंदु से टकराकर वो वापस चली गई, दूसरी किरण मुख्य अक्ष से होकर जाती है, पुनः वापस चली जाए, ठीक है। अपवर्ड यानी जो परावर्तित किरण है उसको पीछे बढ़ाने पर और मुख्य अक्ष से जाने वाली किरण को आगे बढ़ाने पर वो दर्पण के मुख्य अक्ष के किसी बिंदु पर मिलती है और उस बिंदु को वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। ये प्रतिबिंब कैसा है, आभासी है। कैसा है, आभासी है। क्यों आभासी है, क्योंकि ये जो प्रतिबिंब बन रहा है कहाँ बन रहा है, दर्पण के पीछे, ठीक है। तो जो समतल दर्पण वाला प्रतिबिंब होता है, ठीक है, ऐसे ही होता है। अब इसके जो समतल दर्पण द्वारा जब बने प्रतिबिंब की जो विशेषता होती है वो कुछ, ठीक है, ऐसे होती है जिसको अभी हम बता रहे हैं। आप इसको एक बार ध्यान से देखकर नोट कर लीजिए। अब देखिए, जो समतल दर्पण द्वारा अभी हमने बताया कि प्रतिबिंब कहाँ बनता है, दर्पण के पीछे। अब उस प्रतिबिंब की क्या क्या विशेषता होती है देख लीजिए। पहला नंबर कि समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा होता है, आभासी होता है। कैसा होता है, आभासी। हमने बताया था कि आभासी प्रतिबिंब कहाँ बनते हैं, दर्पण के पीछे। तो यहां प्रतिबिंब कैसे बन रहा है, दर्पण के पीछे, ठीक है। कहां बन रहा है, दर्पण के पीछे, इसलिए ये प्रतिबिंब कैसा होगा, आभासी होगा, ठीक है। दूसरा नंबर, प्रतिबिंब कैसा बनेगा, सीधा बनेगा। प्रतिबिंब कैसा बनेगा, सीधा बनेगा, और दर्पण के पीछे लंबवत उतनी दूरी पे बनता है जितनी दूरी पर वस्तु रखा गया है। मतलब कि हमको तो ये वस्तु जैसे यहाँ से यहाँ 1 मीटर पर कोई दर्पण से कोई वस्तु रखा गया है तो प्रतिबिंब भी उसके अंदर 1 मीटर दूर प्रतीत होगा, ठीक है। यानी दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी और दर्पण से वस्तु की दूरी दोनों कैसी होगी, बराबर होगी।
तीसरा नंबर देखिए, ये देखो दिया गया है कि ये जो समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब है वो कैसा होगा, वस्तु के बराबर होगा। आप ये जान लीजिए कि जो समतल दर्पण का उपयोग जो घरों में देखने वाला दर्पण होता है वही होता है। जब हम लोग ठीक है अपने साज सज्जा हेतु क्या करते हैं, जो दर्पण के सामने खड़े होते हैं तो हमको अपना प्रतिबिंब दर्पण पे कैसा दिखाई देता है, बिल्कुल अपने के बराबर ही दिखाई देता है। तो इसका मतलब यह है कि जितना द्वारा यानी जितना वस्तु का आकार होगा उतना ही किसका, प्रतिबिंब का भी आकार होगा। अगला नंबर जो है कि आप ये जान लीजिए कि दर्पण का आकार कितना होना चाहिए कि हम अपना पूरा से पूरा शरीर उस दर्पण में देख ले। यानी हमको क्या करना है, मान लीजिए हमको कहीं इंटरव्यू में जाना है, हमको जूते से लेके अपने सर तक पूरा पहनावा देखना है, तो दर्पण कितना बड़ा होना चाहिए। सपोज करिए कि जो आपकी हाइट या हमारी हाइट है वो 160 सेमी है। कितना है, 160 सेमी है। अब हम चाहते हैं कि हमको अपना पूरा शरीर दर्पण में दिखाई दे, तो उसके लिए जो दर्पण का आकार होना चाहिए वो इसका आधा होना चाहिए। मतलब कि 80 सेमी का दर्पण अगर होगा तो हमको पूरा शरीर उसमें दिखाई देगा। ठीक है। और समतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है कितनी होती है, अनंत होती है। तो फोकस दूरी के बारे में हम लोग जब गोलीय दर्पण पढ़ेंगे तो हम उसमें आपको बताएंगे। ठीक है। अब आज आपके लिए इतना ही, आप पढ़ते रहिए। अगले जो पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तब तक आप क्या करेंगे, हाई स्कूल के बच्चे जो 9th पास करके हाई स्कूल में गए हैं इस टॉपिक को पढ़ते रहें, ये बोर्ड के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। नोट करिए आप लोग इसको।